Hello guys, I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing। जैसे कि आप सबको पता है अपन सेकेंड ईयर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन वल्वुलर डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ बात कर रहे थे। तो वल्वुलर डिसऑर्डर्स के अंदर अपन ने एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे वो अपन ने देखे कि उनके अंदर कैसे स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन या प्रोलप्स ऐसी कंडीशन अराइज होती हैं और उन कंडीशंस की वजह से कैसे वो हार्ट को अफेक्ट करता है। अब इसके बाद अपन आते हैं एओर्टिक वाल्व्स पे। जो एओर्टिक वाल्व होते हैं वो कहाँ होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा का कनेक्शन होता है, उसके अंदर सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, उनको बोला जाता है एओर्टिक वाल्व। और स्टेनोसिस जो पहले मैंने बताया था कि स्टेनोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्टिफनेस या हार्डनेस आ जाती है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से जो वाल्व होता है वो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पाता। और ओपन नहीं होता है तो उसके अंदर ब्लड पुश नहीं हो पाएगा और वहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, एओर्टिक वाल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के बीच के अंदर। तो जैसे नॉर्मली हेल्दी वाल्व होता है वो ओपन ऐसे होता है, ओपन होता है, जब प्रेशर वेरिएशन आता है तो ओपन होता है और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ओपन होती जो ब्लड है वो एरोटा में चला जाता है। और क्लोज जब होता है तो ब्लड का वापस से एरोटा से वेंट्रिकल की तरफ फ्लो नहीं हो पाता है, ताकि ब्लड जो एरोटा में गया वो वापस ना आए और ऊपर की साइड चला जाए और कोरोनरी सर्कुलेशन में भी जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इसकी वजह से कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, कि कोरोनरी सर्कुलेशन जस्ट इस वाल्व के पास में से जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी वो निकलती है। तो जब भी ये वाल्व अफेक्ट होता है तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट कोरोनरी सर्कुलेशन पे आता है। तो जब भी ये वाल्व अफेक्टेड होगा, जैसे आपको सेकेंड स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि जो वाल्व होता है पहले इतना ओपन हो रहा था, लेकिन जब स्टेनोसिस हो जाता है तो इसका ल्यूमन छोटा हो जाता है, पूरी तरह से जो है वो कम्प्लीटली ना तो क्लोज हो पा रहा है ना पूरी तरह से ओपन हो पा रहा है। स्टेनोसिस में ना पूरी तरह से ओपन हो पा रहा है ना पूरी तरह से क्लोज हो पा रहा है। तो अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकता है? कैल्सिफिकेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से, उन सब की वजह से क्या होता है, ये जो वाल्व्स के लीफलेट्स होते हैं या कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, उन वजह से ये लीफलेट्स जो होते हैं वाल्व्स के ये अफेक्टेड होते हैं और ना तो ये पूरी तरह से ओपन हो पाते हैं ना वो पूरी तरह से क्लोज हो पाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? स्टेनोसिस। तो एओर्टिक स्टेनोसिस की जहाँ बात करें अपन, तो एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ द ओरिफिस बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा। एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के अंदर जो वाल्व होता है उसका जो ओरिफिस है उसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पाता है और वो पूरी तरह से क्लोज भी नहीं होता है। तो क्लोज नहीं होगा तो जो ब्लड एरोटा में चला जाता है वो वापस भी आ सकता है। तो द लीफलेट्स ऑफ द एरोटिक वाल्व में फ्यूज। कई बार ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो ये जो वाल्व के अंदर जो लीफलेट्स दिख रहे थे आपको, ये पूरी तरह से फ्यूज भी हो जाता है। तो फ्यूज हो जाएगा तो मतलब ओपन ही नहीं होगा, तो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही भरना चालू हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भरना चालू हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन, हाइपरट्रोफी होगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। It occurs when the heart's aortic valve narrows. The narrowing prevents the valve from opening fully, which reduces or blocks blood flow from the heart into the main artery of the body aorta and onwards to the rest of the body। अब क्या होगा, जैसे मान लो एओर्टिक वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि उतना ब्लड नहीं जा रहा है एरोटा में जितना नॉर्मली जाना चाहिए, तो वो नहीं जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, बॉडी को ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाएगी। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले कंजेनाइटल लीफलेट मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल बाई बर्थ ही जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है, जो एरोटिक वाल्व्स है, उनके लीफलेट्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे 3 कस्प हैं तो उनकी जगह 4 हो गया या 2 ही बने, जैसे एबनॉर्मल नंबर ऑफ लीफलेट्स। एक ही वाल्व था या वाल्व के अंदर एक ही कस्प था, जैसे मैंने अभी दिखाया डायग्राम में आपको दिखा, इस तरह से ये 3 कस्प होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं। तो या तो एक ही कस्प हो इसके अंदर या फिर 4 कस्प बन जाए तो वो क्या करते हैं, वो एक एबनॉर्मलिटी जनरेट करते हैं जो कि कंजेनाइटल होती है। तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस,
उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। और इसके अलावा कस्प का कैल्शिफिकेशन या कैल्शियम बिल्डअप होने लग जाए तो उस कंडीशन में भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, कोजेज जिसके अंदर अभी अपन ने देखा कि कैल्शिफिकेशन है या रोमेटिक फीवर है या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, उसकी वजह से क्या होगा, एरोटिक वाल्व में बी नैरोड फ्रॉम थिकनिंग, स्कारिंग, कैल्शिफिकेशन और फ्यूजिंग ऑफ द वाल्व फ्लैश। या तो उनकी थिकनिंग हो रही है या स्कारिंग हो रही है या कैल्शिफिकेशन हो रहा है या फ्यूज हो रहा है, किसी भी कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है या वो जो वॉल्यूम है वो छोटी हो रही है। अब छोटी हो जाएगी तो डिफिकल्टी इन इंजेक्टिंग ब्लड इनटू द एरोटा। जो एट्रियम जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वहाँ से एरोटा में जो ब्लड जाना चाहिए उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अफेक्ट होगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली। तो अब इसके अंदर अगर प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स से काम करना पड़ेगा। और जब भी इसका वर्क लोड या फोर्स बढ़ जाएगा तो डायलेशन एंड हाइपरट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी सेल्स को कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या सेल्स का वर्कलोड बढ़ जाता है तो सेल्स अपने नंबर और साइज में इंक्रीज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डायलेशन या हाइपरट्रोफी जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। अब हाइपरट्रोफी और डायलेशन हो गया, अब स्लोली क्या होगा, जो मायोकार्डियल थी वो कॉन्ट्रैक्शन भी की पावर भी कम हो जाएगी। कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर डायलेशन होता ही जाएगा उसका तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है वो भी कम हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन पावर की वजह से और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर हो सकता है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर ब्लड जो जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी डायलेशन होगा और अल्टीमेटली उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो सबसे पहले एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जैसा कि मैं सभी वाल्वुलर डिसऑर्डर्स में बता रहा हूँ कि हार्ट मरमर आता है। हार्ट मरमर तब आता है जब एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड होता है हार्ट के अंदर। किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जब ब्लड फ्लो में कोई इंटरप्शन आता है या ब्लड फ्लो में कोई जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था वो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट मरमर साउंड सुनाई देते हैं, जो कि यहाँ पे भी आएगा। इस कंडीशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन और टाइटनेस विद एक्टिविटी। जब भी आप एक्टिविटी करोगे डिमांड बढ़ेगी। पहले ही हार्ट काम कर रहा है, सप्लाई कम हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम है, सप्लाई कम है, और जैसे आप एक्टिविटी करोगे डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई जब एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाती हैं तो वहाँ पे जो इस्चीमिया की कंडीशन होती है और उसकी वजह से चेस्ट पेन है, फीलिंग फेंटिंग या डिजीनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, फटीग हो सकता है। ये सब जब भी अब एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी तो डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई पहले से ही कम है। और अगर डिमांड नॉर्मल है तो ठीक है, और थोड़ी सी भी डिमांड बढ़ी तो वो सप्लाई उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी और वहाँ पे इम्बैलेंस जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हार्ट पाल्पिटेशन, सेंसेशन ऑफ रैपिड फ्लटरिंग, हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ सकती है क्योंकि कंपनसेट करेगा हार्ट, कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ाएगा तो आपको पाल्पिटेशन भी हो सकता है। नो ईटिंग इनफ। जो बच्चों में अगर ये कंडीशन होती है तो वो बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पाते और ना ही वेट गेन कर पाते। तो ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है बच्चों में, अगर ये कंडीशन होती है तो वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं और खाना भी खाने में उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जल्दी से उनका क्योंकि डिमांड के हिसाब से जो सप्लाई है वो नहीं हो रही है तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो स्लो डाउन हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो ईटिंग या जो खाना होता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। कि डिमांड कम हो जाती है तो बच्चे खाना कम कर देते हैं और वेट गेन होना भी बंद हो जाता है। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस की, तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, आपको लो पिच्ड, रफ, रेस्पिंग और वाइब्रेटिंग मरमर साउंड आएगा। जितने भी एओर्टिक या जितने भी वाल्वुलर डिसऑर्डर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मरमर साउंड्स मैंने बताए, तो वो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक साइंस हो सकते हैं कि कौन से वाले जो वाल्वुलर डिसऑर्डर हैं उसमें किस तरह का साउंड, मरमर साउंड आपको सुनाई देता है। तो इसके अंदर लो पिच्ड, रफ, वाइब्रेटिंग मरमर साउंड आएगा ओवर द एओर्टिक एरिया, क्योंकि एओर्टिक एरिया के अंदर प्रॉब्लम है तो वहीं आएगा। इसके अलावा ईसीजी से डिसरिथमियाज या कोई भी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पता चल सकता है। इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं और चेस्ट रेडियोग्राफी करके अपन हार्ट के जो मेजरमेंट्स हैं या मीजर्स हैं उनके बारे में पता लगा के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि हार्ट
कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जैसे सभी में जैसा मैंने बताया था एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर इसके होने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को एओर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है तो मे बी उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर द प्रोफाइलेक्सिस अपन एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते हैं। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और डिसरिथमियाज अगर हो रहे हैं तो उनके लिए जो हार्ट फेलियर से रिलेटेड डिजीज जैसे वो मैनेजमेंट कर सकते हैं हार्ट फेलियर का। डिसरिथमियाज के लिए एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर एओर्टिक स्टेनोसिस सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द एओर्टिक वाल। इन कंडीशन से अपन केवल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना है तो कोई भी एओर्टिक डिसऑर्डर हो या कोई भी वाल्वुलर डिसऑर्डर हो, अपने को उसका सर्जिकल रिपेयरमेंट या सर्जिकल रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। या तो रिपेयर करेंगे उसको या फिर रिप्लेसमेंट होगा उस वाल्व का। पेशेंट्स हु आर सिम्टोमेटिक एंड are not surgical candidates may benefit from 1 or 2 balloon percutaneous valvuloplasty procedure। जो सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और सर्जिकल या जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो उनके अंदर अपन 1 और 2 बलून परक्यूटेनियस वाल्वुलोप्लास्टी यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, एओर्टा के अंदर बलून यूज कर सकते हैं। तो वो बलून क्या करेगा, फिर जो ब्लड का जो कूलिंग हो रहा है या ब्लड को ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ब्लड का प्रेशर प्रोवाइड करता है। उस प्रेशर की वजह से ब्लड एरोटा से पुश होने लग जाता है। कैसे, जैसे मैंने पहले भी बताया था एक में कि एक बलून यूज किया जाता है। वो बलून क्या करता है, फिर जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो जो ब्लड यहाँ आएगा उसके वापस होने के चांसेस होते हैं। तो वो बलून क्या करेगा और हेल्प करेगा इसको प्रेशर जनरेट करने की, जिससे कि ब्लड को और ज़्यादा प्रेशर से पुश किया जा सके। तो थैंक यू गाइज। ये था एओर्टिक स्टेनोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के, उनके अंदर जो सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं उनके अंदर स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस क्यों हो सकता है, या तो एबनॉर्मलिटी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से, या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या फिर कैल्सिफिकेशन हो जाए। अगर वाल्व्स का हाइपर कैल्सीमिया हो किसी पेशेंट को, उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो उन पेशेंट्स में कैल्सिफिकेशन हो सकता है। तो उसकी वजह से ये वाल्व डिफेक्ट हो सकता है और ये ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है ब्लड के फ्लो में। और अब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और उस वॉल्यूम को पुश करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से इसमें डायलेशन और हाइपरट्रोफी होगी और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल।